नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ एक ऐसे युवा आईएएस ऑफिसर हैं जिनसे न सिर्फ मध्य प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं, बल्कि उन्होंने अब तक के अपनी कार्यशैली से एक अलग ही छाप छोड़ी है। एक तेज तर्रार ऑफिसर की तो उनकी इमेज है ही, लेकिन उसके साथ चीज़ों को बेहतर तरीके से समझकर सरकार की मंशा के अनुरूप उसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर ले जाना उनकी कोशिश नज़र आती है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी यात्रा, उनकी जर्नी जो शुरू हुई 2009 से, जब उनको सफलता मिली अखिल भारतीय सेवा में, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में। और उसके बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। वो कर्नाटक से आते हैं मूल रूप से, और सपना उनका न्यूरोसर्जन बनने का था। और वो सपना इस मायने में पूरा हुआ कि वहाँ न जाकर वो दंत चिकित्सक के तौर पर उनका चयन हुआ, लेकिन फिर उन्होंने एक और इरादा ठाना कि उनको ऑल इंडिया सर्विसेज में आना है, और उसमें भी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में आना है। तो मुलाकात करिए 2009 बैच के युवा आईएएस ऑफिसर तेजस्वी नायक साहब से। बहुत स्वागत करता हूँ तेजस्वी जी आपका। थोड़ा सा इस जर्नी में हम पीछे की तरफ चलते हैं। मैं आपको ले जाऊंगा कर्नाटक, बेलगाम आपकी जगह जहां से आपने सफ़र शुरू किया। जो सपना था न्यूरोसर्जन बनने का, कैसे ये बात मन में थी? कोई कहानी थी इसके पीछे, कोई इंस्पिरेशन था, कोई सोच थी आपकी? क्या क्या जज्बा था इसके पीछे? जी, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे फादर पुलिस से आते हैं। रिज़र्व पुलिस में कमांडेंट के पद से वो रिटायर हुए थे। और बचपन से ही मैं पुलिस बैकग्राउंड में मेरा परवरिश हुआ है। और बचपन से ही एक क्विज़िंग वाला बहुत जज्बा था। स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमेशा से ये क्विज़ के कार्यक्रम में भाग लेना, और ज़्यादातर हमें सफलता वहाँ पे मिलती थी। और जब भी सफलता मिलती थी वहाँ पर अच्छे शब्दों में कहा जाता था कि आपको यूपीएससी अटेम्प्ट करना चाहिए और ऐसा। तो कहीं ना कहीं दिमाग में था। और डेंटल ज्वाइन करने के पीछे एक मकसद ये था कि हम सब लोग जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमें एक प्रोफेशनल कोर्स करना ज़रूरी होता है एक करियर के लिए। तो वो एक बेस बना के फिर डेंटिस्ट्री होने के बाद मैंने यूपीएससी के लिए रुक किया। जी। यूपीएससी की बात कैसे मन में आई? या शुरू से ही आपको लगता था, या फिर बाद में कुछ आपने देखा, आपके मन में आई ये बात कि नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जाना है? मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर यूपीएससी का इतना रुझान नहीं है। और ज़्यादातर हमें कहीं पर भी एक्सपोजर नहीं था। कहीं पर भी हम बात करते थे, वहाँ पर एक एटीट्यूड बना हुआ था कि ये सब नॉर्थ इंडिया के और स्पेशली यूपी और बिहार के ही लोग क्रैक करते हैं, हमारे यहाँ के लोग नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि शायद मैं अपने ज़िला का सिर्फ तीसरा आईएएस ऑफिसर हूँ सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये भी एक चैलेंज था कि हम लोग जब सभी फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं, यूपीएससी क्यों नहीं कर सकते? तो एक चैलेंज था वो। तो इसी के चलते शुरुआत किया, और लक वाज विद मी। मुझे जहाँ तक याद है कि ऑल इंडिया आपकी 132वीं रैंक थी, और बहुत बढ़िया आपने प्रदर्शन किया उसमें। सिलेक्शन जब हुआ तो आपने जो सोचा था कि ये एक स्टीरियोटाइप मानसिकता है कि आप जिस ज़िले से आते हैं वहाँ नहीं लोग क्लियर करते, या उनका इंक्लिनेशन नहीं है। सिलेक्शन जब हुआ, जाहिर है खुशी तो होगी ही, लेकिन कहीं कुछ ऐसा भी लगा कि ये एक बहुत ही अलग फील्ड है, यहाँ के चैलेंजेस बहुत अलग होंगे। और जाहिर तौर पर कोई आपका पिछला, आपके ज़िले का कोई अनुभवी, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई सीनियर ऐसा नहीं था जो बताता कि कैसे आपको आगे जाना है? जी। जैसे कि आप कह रहे हैं, मुझे कोई भी बताने वाला नहीं था। और जो भी लोग मिलते थे उनसे कोई पॉजिटिव फीडबैक तो नहीं आता था। यही कहने को मिलता था, सुनने को मिलता था कि हमारे यहाँ से कोई अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है। यही एक चैलेंज को लेके मान लीजिए, इसको जब क्लियर किया मैंने, तो मैंने और मेरे एक दोस्त ने जो अभी गोवा में एसपी है, ही वाज 140 रैंक, वो भी मेरे बेल्ट को बिलोंग करते हैं। हमने ठान लिया था कि हम क्लियर करने के बाद और यंगस्टर्स को एंकरेज करेंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। मुझे खुशी होती है कहते हुए कि उसके बाद से एक ट्रेंड ज़रूर बना हमारे यहाँ। मेरा बेल्ट जो है, जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता था, आजकल ऑफिसर्स भी बहुत प्रोड्यूस करने लगा है। पिछले 5-6 साल में लगभग 25 लोग हो चुके हैं।
तो हम लोग जब भी जाते हैं स्टूडेंट से मिलते हैं और रेगुलरली हम इंटरेक्ट करते हैं और कहते हैं उनको कि आप हमेशा एक जज्बा रखो, बाकी सब भगवान साथ देगा। जी, जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो बहुत सारे कई यंगस्टर्स इस प्रोग्राम को जो इस वक्त देख रहे होंगे, उनके लिए भी मैं आपसे टिप्स चाहूँगा। जब एक ऐसे ज़िले में जहाँ इसके पहले कोई हिस्ट्री ही नहीं थी, ऑल इंडिया सर्विसेज में तेजस्वी नायक साहब आते हैं और अब 25 युवा जो हैं इन सर्विसेज में आ चुके हैं, तो क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है क्या किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्विस के लिए? यूपीएससी एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंट एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपको ये नहीं कहा जाता कि आप टॉप स्कोरिंग करो। यहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप सभी एग्ज़ाम्स में एक एवरेज मार्क्स लेके नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो। तो क्योंकि ये लगभग 1.5 साल लेता है ये एग्ज़ाम, फोकस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग पहले एग्ज़ाम में दूसरे एग्ज़ाम में फ़ोकस लूज़ करवाते हैं और उसके बाद वो गेम से बाहर हो जाते हैं। पहला एक चीज़ जो मैं यूजुअली बताता हूँ लोगों को, जो स्टूडेंट्स को, वो है फोकस। और कभी फोकस खोना नहीं चाहिए और आखिरी मोमेंट तक, जब तक आपका रैंक अनाउंस नहीं होता, आपको बिल्कुल इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं अब आ गया हूँ और ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पर गेम किसी भी सेकंड, किसी भी 2 मिनट से बदल सकता है। तो इसके अलावा ये एक इक्वलाइजिंग एग्ज़ाम है। मतलब कोई जहाँ से भी लोग आएँ, उनको सबको एक इक्वल लेवल पर लेवल प्लेइंग फील्ड देता है और लोगों में जज्बा होना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं। हमेशा वो जज्बा रख के अगर वो मेहनत करेंगे, क्योंकि उनका कंपटीशन उन्हीं के साथ है, किसी और को देख के डरने की ज़रूरत नहीं, या फिर ये डरने की ज़रूरत नहीं कि बड़े शहर वाले ही होते हैं या फिर बड़े अधिकारियों के बच्चे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई भी अगर मेहनत करता है, इसमें फल ज़रूर मिलता है। तो वो जज्बा बहुत ज़रूरी है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। एक और आपने बड़ी दिलचस्प बात कही, फोकस। फोकस ही सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होता है, वो होता है फोकस। अब कई सलाह मिलती है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप ये कीजिए, लेकिन फोकस और जज्बा, ये मुझे लगता है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक विल, भीतर का डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति, और वही निर्माण करती है फोकस का। फोकस के लिए आप क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन के लिए आप क्या कहेंगे? सबका, मुझे तो लगता है सभी जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनका अपना अपना एक तरीका रहता है। मैंने लोगों को ये भी देखा है कि वो बहुत घंटों तक मेडिटेशन करने वाले लोगों को भी देखा है, योगा करने वालों को देखा है। कुछ लोगों को सभी एक्टिविटीज़ करके भी एक फ़ोकस बना रहता है। कुछ लोग तैयारी के लिए दिल्ली आते हैं, कुछ लोग घर पे रह के तैयारी कर लेते हैं। तो अपना अपना एक स्टेटस है वो, और सबको अपना अंदर का एक जो युद्ध है वो लड़के सेटल हो जाना चाहिए। दे शुड बी क्लियर व्हेन दे अटेम्प्ट दिस एग्ज़ाम। तो वो करने के बाद देन यू विल फाइंड योर वे। मेरा ये सोचना है। ये भी आपने बड़ा बड़ा दार्शनिक एक आपका एक्सप्रेशन है, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है, जो गीता में भी है कि पहले आप अपनी बैटल पे जो भीतर चलती है आपके, जैसे अर्जुन के भीतर थी और कृष्ण ने उस बैटल के लिए फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर की भूमिका निभाई। ये भीतर के युद्ध के लिए कैसे हम शांत करें भीतर के युद्ध को? भीतर के युद्ध के लिए और एक दार्शनिक का मुझे बात कहना पड़ेगा, जो गौतम बुद्ध जी ने कहा था। वो मुझे कन्नड़ा में याद आ रहा है। हम लोगों को एक, जब भी कोई भी टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, आसे ये दुख के मूला। आसे, कन्नड़ा में आसे मतलब आशय या फिर एक आशा। तो वो उम्मीद से ज़्यादा एक ग्रीड जो है कि हमें कुछ चाहिए, लालच, उस वजह से अगर हम डर जाते हैं तो कुछ चीज़ें करने से रुक जाते हैं। तो अगर हमें बिना कोई डर के अगर हम आगे बढ़ सकते हैं कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो मैं फिर से प्रयत्न करूँगा, तो अगर ये फिलॉसफी रहा तो कभी डर नहीं रहेगा। और डर अगर आपने एक बार जीत लिया, एक अंतर्युद्ध आपने जीत लिया, देन दिक्कत नहीं है। क्या यही वजह है कि आपके बारे में कहा जाता है कि तेजस्वी नायक डरते नहीं हैं? वो एक निर्भय रहने वाले ऑफिसर हैं और बड़े ही तेज़ तर्रार, और वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते कि अगर वो नियम के अनुसार चल रहे हैं तो कोई कहीं से किसी भी तरह का प्रेशर ले आए, वो उनको कोई चिंता नहीं है? मुझे लगता है ये सबके बारे में कहा जाता है और सभी ऑफिसर्स में क्वालिटीज़ है। सबका अपना अपना चॉइस रहता है। मेरा चॉइस, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ कि मैं कोई भी काम वैसा नहीं करता हूँ जो मुझे बाद में परेशान करे। क्या बात? तो उस हिसाब से आई थिंक ये बात कही जाए।
ये क्लैरिटी लेवल जो तेजस्वी जी आपका है, ये क्या आपको जन्म के साथ मिला या आपने अपने अनुभवों से इसको आप इन्वेंट करते रहे, इनको अपने चरित्र में, अपने व्यक्तित्व में ढालते रहे, कि किस तरह की जर्नी रही है? देखिए अभी 34 साल की उम्र में अपने आप को बहुत बड़ा दार्शनिक नहीं कह सकता। मैं बहुत छोटा उम्र का हूँ और बहुत सारे बड़ों का एक मार्गदर्शन रहता है और कुछ अपनी भी एक्सपीरियंसेस है। ज़रूर किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है मुझे और बचपन से ही रहा है एंड कभी भी कोई भी किताब मिलता है मेरे इंटरेस्ट का, मैं उसको उठा लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक कारण है कि कुछ चीज़ें वहाँ से सबकॉन्शियसली पिकअप हुआ है। मुझे हमारे कन्नड़ा लिटरेचर के प्रोफेसर होते थे, वो कहते थे रीडिंग लिटरेचर इज़ लाइक लिविंग विथ ऑल दोस ग्रेट माइंड्स। मतलब आप उनकी अगर किताब पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि उनकी सोच और उनकी जो पर्सनालिटी है उसके साथ आपका मेल जोल हो रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ अ एक्सप्लेनेशन। और कन्नड़ साहित्य की मैं बात करूं या सिनेमा की बात करूं, बहुत रिच है, बहुत इंटेलेक्ट। भैरप्पा मुझे याद आते हैं, तो बहुत ही अल्टीमेट है। और निश्चित तौर पर अगर क्या कुछ आप स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन से जुड़ा लिटरेचर भी काफ़ी पढ़ते हैं? मेरा जो मेन बैकग्राउंड है लिटरेचर का, वो मेरे फादर के वजह से है। वो खुद से बहुत इंटरेस्ट रखते थे और बचपन से मुझे कन्नड़ा के जो बहुत ही हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, जो 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी के रामायण के बारे में जिसमें कमेंट्रीज़ है, महाभारत के हैं, वो सब बीच बीच में वो ऐसे ही बताते रहते थे, जिससे इंटरेस्ट क्रिएट होता था। और हिस्ट्री का मुझे मेरे मदर से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। मेरे मदर का हिस्ट्री का ही बैकग्राउंड है उनका एजुकेशन में, और यही कारण है ये 2 सब्जेक्ट मैंने यूपीएससी में लिया था। दो आई एम ए डेंटिस्ट, मेरे इंटरेस्ट के और बहुत ही चाह वाले सब्जेक्ट्स ये थे। और चाह के सब्जेक्ट्स होने से आई रेड अ लॉट। मेरा जितना मर्जी था मैंने उतने किताबों को इसमें पढ़ाई किया हुआ है, तो एक एन्जॉयमेंट था और दैट हैज़ यील्डेड रिजल्ट्स। 34 साल आपकी उम्र है और अभी कई पड़ाव ज़िंदगी के आने हैं। पर्सनैलिटी भी आपकी बड़ी बड़ी प्लीजिंग है। क्या कुछ सुझाव ये भी मिले जब आप बतौर डेंटल एक चिकित्सक के तौर पे आपने काम शुरू किया, या बाद में इस सेवा में आने के बाद? क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमने बात की थी, आप ही ऑल इंडिया सर्विसेज की एक युवा महिला आईपीएस ऑफिसर से, जो इस समय संभाल रही हैं पड़ोस का राजगढ़ ज़िला, भोपाल से लगा हुआ। तो वो उन्होंने एक फ़िल्म में भी काम किया है। तो क्या आपको भी ये सुझाव मिले कि बड़े प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखते हैं तेजस्वी साहब, थोड़ा सा मॉडलिंग या फिल्म की तरफ भी जाना चाहिए? आप तो आपका बड़प्पन है। लेकिन हाँ, पिछले बार के सर्विस मीट में मैंने शोले का इनका जेलर का रोल प्ले किया था। इनका सब लोग काफ़ी पसंद किया था जी। वो एक एक्सपोजर है और मज़ेदार चीज़ है। मुझे लगता है सभी को सभी टाइप की चीज़ें एक्सपोजर लेनी चाहिए जी। और अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहिए। वी शुड बी एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। तो आपने भी अभिनय के लिए एक पिछली मीट में ये एक कदम बढ़ा दिया था इस तरफ, या उसके पहले भी थिएटर की तरफ गए हैं आप? नहीं, पहले से करते आ रहे हैं स्कूल और कॉलेज में, और डांस भी करते आ रहे हैं। अरे वाह। हर चीज़ में एक ऑलराउंडर वाला कंसेप्ट तो था जी जी। ज़िंदगी का एक और बड़ा खूबसूरत पड़ाव है जिसको हम कहते हैं शादी। और आप भी जब दाम्पत्य जीवन के इस पवित्र गठबंधन में बंधे, और जो आपकी जीवन संगिनी हैं वो भी ऑल इंडिया सर्विसेज की ऑफिसर हैं, तो ये इट्स अरेंज मैरिज सॉर्ट ऑफ थिंग, या ये अरेंज कम लव मैरिज थी, या प्योरली लव मैरिज थी? इस पर कुछ इसको आई थिंक नया डेफिनेशन मिलेगा, सेल्फ अरेंज लव मैरिज। आहा, वाह वाह, बड़ा खूबसूरत शब्द है। जी 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 जी। किस तरह से सेल्फ अरेंज लव मैरिज? मैं अनूपपुर में सीओ ज़िला पंचायत था जी। और जो मेरी धर्मपत्नी है वो उस समय सीधी की कलेक्टर थी जी। वो 2007 बैच है, मैं 2009 बैच हूँ। एक 2 साल का डिफरेंस ज़रूर था जी। लेकिन इलेक्शन मीटिंग में हम दौरान मिले वहाँ पर अनूपपुर में, जो इंटर स्टेट मीटिंग था एमपी और छत्तीसगढ़ का। वी वेर द होस्ट, और उस समय बातचीत बढ़ी और हमने डिसाइड किया कि हमें शादी करना चाहिए जी। अच्छा। तो दोनों ही आप दोनों वर्किंग हैं और बड़ा चैलेंजिंग एक
टास्क और जॉब है दोनों के पास। तो मंत्र जो है कि इसके बीच में एक दूसरे के लिए समय निकालना, एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत बॉन्डिंग को आगे 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 कीप अलाइव रखते हुए आगे चले जाना, इसमें आपको क्या लगता है किस तरह से दोनों की भूमिका होती है, या किसी के अधिक और किसी की थोड़ी सी कम भी हो जाती है? वो आई थिंक दोनों पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और हमें एग्जांपल देने के लिए इस कैडर में बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको निभाया है। मेरे केस में मैं ये बता सकता हूँ, मैं लकी हूँ कि मेरी जो वाइफ है वो ज़्यादातर लोड संभाल लेती हैं। मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि स्पेशली शादी के तुरंत बाद भोपाल नगर निगम जैसे इम्पोर्टेंट जगह पर मेरी पोस्टिंग हो गई थी और ज़्यादा समय नहीं मिलता था। उस समय उन्होंने काफ़ी जो भी संभालना कहते हैं और गृहस्थी संभालना है वो सब किया, और मुझे टाइम भी वो रखते थे। मुझे ज़रूर कभी कभी थोड़ा दिक्कत होता है टाइम स्पेयर करने के लिए, बट इन द एंड मुझे लगता है कोई भी कपल हो, वो सर्विस में हो या अदरवाइज़ भी, वो उनके एटीट्यूड्स पर निर्भर करता है, और एक दूसरे को अगर समझने का एक चाह है, अपने आप फिर रास्ते खुल जाते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। कंक्लूड करते हुए मेरा सवाल ये है कि आप जिस कैडर से आते हैं उसको कहा जाता है कि वो एक परमानेंट गवर्नमेंट है, और एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसके साथ आप काम करते हैं, जिसका फेट हर 5 साल में डिसाइड होता है। एक खूबसूरत रिश्ता दोनों के बीच में बना रहे, इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, और आपकी जिम्मेदारी इस मामले में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आप परमानेंट गवर्नमेंट कहे जाते हैं। आपको एक लंबा 35 साल 36 साल का करियर है। इस रिलेशनशिप को आप किस तरह देखते हैं, और ये मजबूत बनी रहे कि पॉलिटी या सरकार जैसा चाहती है उसकी मंशा के अनुरूप बेहतर नतीजे आप मैदान पर दे सकें, इस रिलेशनशिप के लिए आपने क्या पाया अपनी अब तक की करीब करीब 8-9 साल की सर्विसेज के बाद? 8 साल का जो एक्सपीरियंस है, ये ऑफ कोर्स कोई भी सर्विस में आता है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस तो होता ही है, और इस सर्विस में एक्सपोजर बहुत है। आप हर टाइप के, हर लेवल के चीज़ों को हैंडल करना और उसमें एक निराकरण करने की क्षमता आप डेवलप करते जाते हो, और उसमें बहुत अहम चीज़ जो है वो इंटरेक्शन विद द पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। एक मैच्योरिटी की ज़रूरत ज़रूर रहती है, और जो युवा अफसर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। सर्टेन एरियाज़ में प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि पर्सनालिटी इश्यूज़ रहते हैं, उसको अगर मैच्योरिटी से ओवरकम किया जाए, क्योंकि इन द एंड मुझे लगता है हम लोग तो 30 साल 35 साल नौकरी में बिना कोई ज़्यादा डिफरेंस के हम रह जाते हैं। पॉलिटिकल क्लास का जो लाइफ है और ज़्यादा टफ़ है, और मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर मैं अपने आप को उनके जगह में रख के सोचूं, मैं अगर उनके प्लेस में होता तो मैं कैसे इसको हैंडल करता। मुझे उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट आता है उसमें, और यही बात है कि ऑफिसर्स होने के नाते हमें रिज़ल्ट्स देने चाहिए, रिज़ल्ट्स ओरिएंटेड रहना चाहिए, और पॉलिसी भी उनको वैसा पुटअप करना चाहिए जो उनके मैंडेट से, एक उनका कॉमन एंड मिनिमम प्रोग्राम जो है उसके साथ तालमेल खाता हो, क्योंकि इन द एंड दे आर द वंस हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। पीपल का जो चॉइस है वो लोग हैं, और अगर पीपल के आशाओं पर वो खरे नहीं उतरे, वो सिर्फ उनका फेलियर नहीं, वो हमारा भी फेलियर है। तो हमारे लिए ये चाहिए कि एक उस हिसाब का एक एग्जीक्यूटिवनेस हमारे में रहे, और एक मैच्योरिटी उस हिसाब का रहे। ये भी आपने बहुत लाजवाब जवाब दिया है आपने, और मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा आपकी सोच को कि आप बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ आपको 8 साल में, ये नहीं कहूँगा कि एक बहुत लंबा स्पान है, लेकिन इस 8 साल में ही आपने जो कॉन्क्रीट एक डेवलप अपनी सोच की है वो बहुत ज़बरदस्त है। बस ख़त्म करने के पहले एक मेरी जिज्ञासा और है कि इतनी बढ़िया हिंदी या आपने मध्य प्रदेश में आकर सीखी, या कर्नाटक में हिस्टोरिकल फिल्म अर्ली 80s की शोले शूट हुई है जी, बेंगलुरु और मैसूर के रास्ते के बीच में वो जगह है, मैं गया हूँ वहाँ। तो क्या आप इसको किसको श्रेय देंगे, मध्य प्रदेश आने को, या हिंदी आपके पिताजी, या आप शुरू से ही हिंदी अच्छी थी आपकी? हिंदी कर्नाटका में सेकंड लैंग्वेज तो है ही,
स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ओनली थिंग इज़ एक्सेंट हम लोगों को नहीं आता है और उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब नॉर्थ इंडियन से हम बात करते हैं। तो बुकिश हिंदी ज़्यादातर लोग बोल देते हैं, कर्नाटका में बोल देते हैं। मेरा जो मेन एक्सपोजर है वो डेंटिस्ट्री में नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे फ्रेंड्स थे और वहाँ रहते रहते ये दिल्ली पंजाब का एक लहजा जो कहते हैं एक्सेंट, वो पकड़ में आ गया एंड आई एम क्विक एट कैचिंग द एक्सेंट्स। मैं बचपन स्कूल में मिमिक्री भी करता था, तो उस वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो पकड़ में आ गया। और एमपी में आने के बाद थोड़ा एमपी का जो एक एक्सेंट है, जहाँ जहाँ हमने काम किया है, कटनी हो, अनूपपुर हो, अभी बड़वानी हो, तो जब लोगों से बात करते हैं अगर उनके तरीके से अगर हम बात करते हैं उनको हमेशा अच्छा लगता है। तो एक कोशिश रहा है, आई डोंट नो मैं कितना उसमें सक्सेसफुल रहा हूँ, अभी भी बहुत सीखना बाकी है। मुझे अभी भी एक चाह है कि एमपी के ट्राइबल डायलेक्ट्स को जितना हो सके उतना सीख लिया जाए, और ताकि लोगों को अगर जब इंटरेक्ट आपने सीखी है कुछ आदिवासी बोलियां? नहीं, मैं एक स्पीच दिया था बड़वानी में अभी बारेली में जनसंख्या विस्फोट पर, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो मैं वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीखूंगा। कुछ अगर आपको याद हो उस भाषण की कुछ पंक्तियां बारेली में जो आपने भाषण दिया? बारेली में मेरा पोरा पोरी तुमरा ऐसे होता है। इट्स अ वेरी स्वीट लैंग्वेज, अच्छा लगता है बात करने में। और सबसे अच्छी बात उसमें आपने ये कही कि आप एक कनेक्ट कर पाते हैं लोकल जो स्थानीय व्यक्ति है उसके साथ। तेजस्वी जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बातचीत के लिए, और आपसे बातचीत करना और जितना ठहराव आपके भीतर है, आप अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी तो हैं ही, लेकिन आपकी पूरी पर्सनैलिटी में जो एक ठहराव और शांति है वो किसी सैन्य अधिकारी की तरफ भी इशारा करती है। और ऐसा लगता है कि हम मेजर तेजस्वी नायक से बात कर रहे हैं, जिनको अपनी सारी स्ट्रैटजीज क्लियर हैं, जिनके मन में कोई उथल पुथल नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो अपने भीतर के युद्ध को समाप्त कर चुके हैं। यही कारण था शायद मेरे पिताजी ने मेरा बर्थ नेम जो है वो सेनापति रखा था। क्या बात है, वाह! ये भी एक बड़ा खूबसूरत आपने रेवोल्यूशन हमारे साथ किया। मैं एक बार फिर आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो ये थे तेजस्वी नायक साहब, जो 2009 बैच के युवा आईएएस ऑफिसर तो हैं ही, और बड़वानी के कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।